हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास तक हम बात कर चुके हैं भैया लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट की, है ना। हम बात कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन की। और स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन में हमने 3 केस की बात करी कि भाई एक तो आपको स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है जिनमें केवल एक ही रिएजेंट हो, मतलब सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। केवल एक रिएजेंट होगा, सिंगल, है ना। और दूसरा कि भाई रिएजेंट तो हमारे पास जो है 2 या 2 से ज्यादा होंगे, लेकिन वहां पर कंडीशन ऐसी होगी कि भैया क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है ना वो केवल एक ही रिएजेंट के बारे में दे रखी होगी। भाई 2 या 2 से ज्यादा रिएजेंट हो सकते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन एक ही रिएजेंट के बारे में दे रखी है। और तीसरा केस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, लिमिटिंग रिएजेंट का केस, जहां पर कंडीशन ऐसी होगी कि 2 या 2 से ज्यादा रिएजेंट भी होंगे और भैया क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी हमें 2 या 2 से ज्यादा रिएजेंट के बारे में दी हुई होगी, ठीक है। तो अब यहां पर समझना जरा कि भाई कि इसी पर हमें जो है वो कुछ प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको कहा था कि आपको जब भी स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम पूछे या कोई भी क्वेश्चन जो है वो दे रखा आपको स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, आप सबसे पहले जो केस को आइडेंटिफाई करोगे कि यार केस कौन सा है ना। और कभी आपको जो है वो बोलेगा नहीं कि आप लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से करो, सिंगल रिएजेंट, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आप यहां पर समझना कि हमारे पास जो है ना, जैसे इसी को जो है वो हम कुछ और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आपको ये दे दिया कि इफ पेट्रोल इज ऑक्टेन, है ना, और आपको इसकी डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम molecules, the number of gram molecules of oxygen, ठीक है, the number of gram molecules of oxygen required for complete combustion of 11.4 liter ऑफ पेट्रोल, ठीक है भैया जी। ये हमारे पास कंडीशन ऐसी है, क्वेश्चन ऐसा है, और आपको यहां पर क्या बताना है, एक तरीके से नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है कि ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम के जस्ट आगे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिकल लिखा हुआ आए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, है ना। अब क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि भाई पेट्रोल जो है वो क्या है, ऑक्टेन है। अब ऑक्टेन क्या होता है, देखो ऑक्टेन का मतलब कोई एल्केन, CnH2n+2, है ना। तो ऑक्टेन हो गया अपने पास क्या, C8, है ना, और H18, ये ऑक्टेन हो गया। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको जला दिया। और भैया देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो आपको लिखनी आनी चाहिए, है ना। सिंपल सा काम है। तो हाइड्रोकार्बन का एक तरीके से कंबशन आपको करवाना, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करते 8 है तो यहाँ 8 CO2 लगाऊंगा, वाटर जो है वो कितने, 9, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 16, 16 और 9 जो है वो टोटल कितने हो गए अपने पास, 16 और 9 हो गए भैया 25। तो यहाँ पर जो 25 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो पेट्रोल के कंबशन की रिएक्शन हो गई। अब आप देखो जरा क्या गिवन है भैया। गिवन ये है, आपको इसका दे रखा है 11.4 लीटर। और मैंने आपको ये बता रखा है कि यार हम तो जब भी किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन हमेशा किससे करते हैं, वो कैलकुलेशन हमेशा नंबर ऑफ मोल से करते हैं, है ना, या मोल से ही हमें कैलकुलेशन करनी है। आपको क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, जो भी पूछा है, हमें उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो हमारी कैलकुलेशन हमेशा किससे करनी होती है, मोल से ही करनी होती है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं। लेकिन यार अब मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना वो हम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 नहीं कर सकते यहां पर। कारण क्या है, कारण यह है कि भैया पेट्रोल जो है वो तो होता है लिक्विड। जैसे मान लो ये गैस है, ये गैस है, इसको जो आप लिक्विड मान सकते हो। कई बार जो ये कंफ्यूजन होता है कि सर H2O को लिक्विड में ले या गैस में ले, तो वहां कंडीशन ऐसी होती है कि टेम्परेचर अगर कम है तब तो H2O लिक्विड में होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो H2O किस में होगा, गैस में होगा, है ना। कि मान लो जैसे यहाँ पर कंडीशन दे दी STP की और नहीं बोलता है तो हम तो STP लेते हैं, तो STP पर H2O जो बना वो किस फॉर्म में होगा, वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अब यार H2O तो ये जो अपने पास पेट्रोल है ऑक्टेन, इसको लिक्विड हम बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल तो लिक्विड होता है, तो यहाँ 22.4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, तो भैया आप एक काम करो, इसका मास निकालो।
और इसका मास निकाल के गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप जो क्या करोगे, मोल कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ भैया जी, इसके लिए मैं मास चेक कर रहा हूँ। तो आपको ये तो पता ही है कि यार डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है ना। तो मास निकालने का तरीका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml में है डेंसिटी, यानी कि 1 ml के लिए डेंसिटी आपको दे रखी है। तो वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, जबकि वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो एक तरीके से इसका मास निकल के आ गया। और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा भैया जी, इसको 114 इंटू ये कितना आ गया, 800 ग्राम। ये हमारे पास मास आ गया। तो अब मैं मोल में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। मोल आया भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब भैया C8H18 का हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो आप जो इसका मोलर मास चेक करके देखो, देखिए कितना आता है। तो देखो कि भैया इसका मोलर मास जो साफ दिख रहा है, कितना आएगा, 114 ही आएगा। तो इसके मोल हमारे पास निकल के आ गए कितने भैया, 800 मोल आ गए। और अब आपको क्या पूछा, 800 मोल के लिए O2 का कितना है। ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे ये बताओ, कौन सा केस बन रहा है, सिंगल रिएजेंट का केस बन रहा है, या फिर यूं बोलो कि जो सेकंड केस है वो बन रहा है कि रिएजेंट तो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन केवल और केवल किसके बारे में दे रखी है, आपको ऑक्टेन के बारे में दे रखी है, एक ही रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो भैया मैं यहाँ पर कंसेप्ट लगा देता हूँ, C8H18 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, NO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया, 25/2 आया। तो ये जो इसके मोल दे दिए कितने, 800 इज इक्वल टू 2 इंटू, आपको तो O2 के क्या पूछे, ग्राम इक्विवेलेंट ही तो पूछे हैं। तो ये आया कितना, 400। और भैया NO2 ये हमारे पास आ जाएगा 2500। तो ये आया 10⁴ मोल्स। ये लो जी, इतने मोल की जरूरत है और यही क्या है, आंसर है। आप देखना इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। तो ये है भैया, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ कहीं पर भी लिख के नहीं देगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कि यहाँ कंसेप्ट जो है वो आपको एक तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का लगाना है, या फर्स्ट केस लगाओ, सेकंड केस लगाओ, कौन सा वाला केस जो है वो यहाँ लगाना है, क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला हुआ होगा। ये कंडीशन है, क्लियर है बात। तो एक तो जो है वो ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा हम जो है वो इसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना अपने पास, वो भैया है हमारे पास इसी में, अगर हम बात कर ले परसेंटेज यील्ड की, या फिर जो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल की, दो चीजें हैं, एक तो परसेंटेज प्योरिटी, एक है परसेंटेज यील्ड। तो पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज प्योरिटी। देखिएगा, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी देखो जरा क्या होती है, कि कोई सैंपल जो है वो कितना परसेंट प्योर होता है ना। और परसेंटेज प्योरिटी से रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो परसेंटेज प्योरिटी से कैसे पूछे जाती है। आप एक चीज समझना कि जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, एग्जांपल ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO और CO2 में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम इसी तरीके से तोड़ते हैं। तो अब यहां पर कंडीशन ऐसी है कि साफ दिख रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके एक मोल से CO2 का कितना मोल बन रहा है भैया जी, 1 मोल बन रहा है। कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर मेरे पास है तो CO2 का कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। और इसका 1 मोल का मतलब कितना, 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मतलब कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या है कि भैया मोलर मास का इक्वल मास, कि 1 मोल का मास जो है वो कितना होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो 1 मोल का मास जो है इसका कितना, 100 ग्राम है। और इसके 100 ग्राम से CO2 का 1 मोल बन रहा है। अब मैं ये बोलता हूं आपको कि यार मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है, कोई कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस सैंपल का मास है 200 ग्राम। पूरा सैंपल जो है वो 200 ग्राम का है। लेकिन 200 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो केवल 10 ग्राम है, बाकी 190 ग्राम जो है ना वो है इंप्योरिटीज, ठीक है। 190 ग्राम क्या है, इंप्योरिटीज है। कि सैंपल है, टोटल कोई भी सैंपल है, कितना है, 200 ग्राम है। इसमें 200 ग्राम में से 10 ग्राम जो है वो क्या है, अपने पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। बाकी का जो 190 ग्राम है वो क्या है भैया जी, इंप्योरिटीज है। क्लियर है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इस सैंपल को आप गर्म करते हो तो मुझे बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी प्रोडक्ट है, CO2 है या CaO, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट किससे बनेगा, वो प्रोडक्ट 10 से बनेगा, वो प्रोडक्ट 200 से बनेगा, या वो प्रोडक्ट 190 ग्राम से बनेगा, वो प्रोडक्ट किससे बनेगा। तो वो जो प्रोडक्ट है मुझे बताओ किससे बनेगा, वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 कहां से आ रहा है, CO2 आ रहा है भैया जी कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट है ना
प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। जैसे मान लो मैंने जो है वो आपको 1,00,000 रुपए दे दिए, ठीक है, आप कहोगे कि सर लाओ दो, ठीक है, तो 1,00,000 रुपए मैंने आपको दिए और मैंने कहा कि यार 1,00,000 रुपए में से केवल 1,000 रुपए ही असली है, बाकी 99,000 नकली है, ठीक है। तो अब वैल्यू बताओ इसकी कितनी है, मतलब आप अगर ये 1,00,000 रुपए मार्केट में लेके जाओगे तो आपको जो है वो जो भी आप सामान या जो भी आप चीजें खरीदना चाहते हो, कितने की वैल्यू मिलेगी आपको, 1,00,000 की मिलेगी या 1,000 रुपए की मिलेगी, 1,000 की मिलेगी। अब ये मत सोचना कि सर आप दो तो सही, चलाने का काम हमारा है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या फिर जो ऐसा मत कर देना कि ये मास्टर बहुत नकली नकली बातें कर रहा है, तो कंप्लेंट करते हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो भैया देखो बात ऐसी है ना कि एक्चुअल में ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनता है वो बनता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से, कि जो भी सैंपल आपको दे रखा है उस सैंपल में रिएक्टेंट का एक्चुअल अमाउंट कितना है, प्रोडक्ट हमेशा उसी से बनता है। और जो इंप्योरिटीज होती है उनके बारे में हम ये मानते हैं कि इंप्योरिटीज कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है ना। तो कंसेप्ट यही है कि भाई यहां पर भी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल था ना अपने पास, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल में 200 ग्राम का सैंपल था, लेकिन काम की चीज केवल कितनी है, काम की चीज केवल 10 ग्राम है, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज जो सैंपल है वो कितना परसेंट प्योर है, आप देखो 200 ग्राम के सैंपल में काम की चीज कितनी है, केवल 10 है, तो इनटू कर दो 100 से, तो ये आ गया कितना, 5%। कहने का मतलब काम की चीज कितनी है, 5%। जितना भी सैंपल का मास है उसमें से केवल 5% ही काम का, बाकी सारी चीजें क्या है, इंप्योरिटीज है। और बस ये 5% से ही हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज प्योरिटी बोलते हैं, कि और सैंपल इज 5% प्योर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। अब यहां ध्यान ये रखना है कि यार कोई भी सैंपल में, चाहे आप कितना भी सैंपल का साइज ले लो, चाहे सैंपल का मास कितना भी हो, जो प्रोडक्ट जो बनता है ना वो केवल और केवल प्योर अमाउंट से ही बनता है। रिएक्टेंट का जो प्योर अमाउंट होता है उसी से प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि impurities will never participate in product formation। इंप्योरिटीज जो है ना वो कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है ना। केवल और केवल ध्यान रखना, इंप्योरिटीज जो है केवल और केवल जो प्योर रिएक्टेंट होगा वो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी इंप्योरिटीज का कोई जो हो, इंप्योरिटीज केवल मास कैरी करती है किसी भी रिएक्शन में, हमें ये ध्यान में रखना है। तो अब परसेंटेज प्योरिटी सैंपल के लिए अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 200 वाला एग्जांपल दिया था, तो नीचे तो क्या आएगा, टोटल मास ऑफ सैंपल 200 ग्राम था ना, तो नीचे तो हमारे पास यहां पर आएगा क्या, टोटल मास ऑफ सैंपल, ठीक है। और टोटल मास ऑफ सैंपल में से जो एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना है, तो ऊपर आएगा भैया जी एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट इन सैंपल, एक्चुअल कितना है सैंपल में, और भैया जी इनटू कर दो इसको कितने से, 100 से। ये हमारे पास जो क्या निकल के आएगी भैया, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल निकल के आएगा। अब यहां से जो है ना क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी आता है, जेईई में भी आता है, तो भैया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, है ना। कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आप एक चीज देखो कि इस वाले फॉर्मूले में टोटल चीजें तीन, एक तो एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट, एक मास ऑफ सैंपल है, एक परसेंटेज प्योरिटी है। इन तीन में से कोई भी दो चीजें आपके पास होगी और तीसरी चीज जो है वो आपको पूछेगा। तो यहां पर हम जो है बात स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन से। देखो जरा क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि ए सैंपल of NH3 is 20% प्योर, ठीक है। या मैं इसको यूं बोल देता हूं कि ए सैंपल ऑफ मास, ठीक है, ये आपको दे दिया 50 ग्राम ए सैंपल ऑफ NH3 ऑफ मास 50 ग्राम is 20% pure. Then calculate the number of molecules of H2 formed by dissociation of
NH3। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, कंडीशन है। और आपको क्या पूछा है, आपको एक तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। सीधा सा काम है। देखो जी, कि आप ये समझो कि सबसे पहले तो NH3 है, NH3 जो है वो ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, N2 और साथ में 3H2। अब यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि जितना भी सैंपल है ना, उस सैंपल में जो एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट है या उस सैंपल में जो भी हाइड्रोजन बनेगा, उस सैंपल से आप उसको गर्म करोगे NH3 के सैंपल को, तो हाइड्रोजन बनेगा। और जो हाइड्रोजन बनेगा वो केवल और केवल किससे बनेगा, वो हाइड्रोजन केवल और केवल जो है वो NH3 से बनेगा। हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, और कोई सोर्स नहीं है उस सैंपल में हाइड्रोजन का। तो अब आप देखो जरा कि सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि इस सैंपल में हमारे काम की चीज कितनी है। और क्वेश्चन ने जो है वो आपको ये बोल रखा है कि भैया कंडीशन ऐसी है कि यहां पर जो है वो सैंपल NH3 का कितना है, 50 ग्राम का सैंपल और 20% ही क्या है, प्योर है। कहने का मतलब 50 ग्राम में काम की चीज केवल 20% है। तो मैं एक्चुअल मास ऑफ NH3 इन सैंपल ये मैं निकाल लेता हूं। तो भैया 50 का कितना परसेंट, 50 का 20% ही तो काम का है। तो 50 गुणा कितना कर दूंगा भैया, 20/100 है ना, डिवाइड बाय 100। ये आ गया कितना, 6 ग्राम। तो भैया ये ही NH3 का एक्चुअल मास है। अब हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि एक क्वेश्चन है और इसमें NH3 का केवल 6 ग्राम दिया है और हमें सारी कैलकुलेशन मोल से करनी होती है। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये हमारे पास NH3 के मोल आ गए। अब कौन सा कंसेप्ट बन गया, कौन सा केस है, तो केस फर्स्ट है भैया, सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम है। NH3 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और हाइड्रोजन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूछी है। तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है NNH3 डिवाइड बाय 2 और ये आ जाएगा NH2 डिवाइड बाय कितना, 3। और NH3 के कितने मोल रिएक्ट करवाना चाहता है, 6/17। तो ये आया 6/17 इंटू कितना आ गया, 2 इक्वल टू NH2 बाय कितना आ गया, 3। तो ये खत्म बात। हमारे पास जो NH2 हाइड्रोजन के मोल निकल के आ गए भैया 18 डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, 34। खत्म बात। या 9/17 कर दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो आ गए NH3 के मोल, हाइड्रोजन के मोल। अब आपको तो क्या पूछे, मॉलिक्यूल पूछे। तो मॉलिक्यूल के लिए जो हो हम क्या करेंगे, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9/17 बोले तो 9Na/17। ये जो है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सीधा सा काम है ये। एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको परसेंटेज प्योरिटी दे दे, है ना, और जो किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी पूछ ले। मैंने कहा ना कि इस वाले फॉर्मूले में टोटल चीजें हमारे पास कितनी है, 3 है। 3 में से कोई भी 2 चीजें आपको दे सकता है, कोई भी 2 चीजें आपके पास होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और तीसरी चीज जो है वो आपको पूछेगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें एक तरीके से एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपने पास देखना जरा। हाँ भाई, जैसे एक क्वेश्चन जो है वो इस पर और हम लेते हैं, है ना। कंडीशन ऐसी है कि जैसे इस सैंपल ऑफ SO3, ठीक है, फिर आपको ये बोला है कि गिव्स, या इसको मैं यूं कर देता हूं, ए 150 ग्राम सैंपल ऑफ SO3 गिव्स 1.12 लीटर ऑफ O2 ऑन डिसोसिएशन। ठीक है, देन calculate the percentage purity of sample। तो आपको जो क्या करना है, इस सैंपल के लिए परसेंटेज प्योरिटी जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। सारी चीजें क्वेश्चन में आपको दे रखी है, सैंपल का मास दे रखा है, परसेंटेज प्योरिटी आपको पूछी है। तो वही बात मैंने क्या कहा था कि 3 चीजें कि भाई परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका क्या है। परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका नीचे तो आएगा क्या, टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल। ऊपर क्या आएगा, एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। ये हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका होता है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको टोटल मास ऑफ जो है सैंपल दे रखा है। एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट की भाई सैंपल में SO3 कितना है ये नहीं दे रखा है। तो आपको मैंने कहा ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, आपको 3 में से 2 चीजें दी हुई होगी, तो ये चीज इनडायरेक्टली आपको दे रखी है, परसेंटेज प्योरिटी आपको पूछी है। अब इनडायरेक्टली कैसे दे रखी है, तो आप ये समझना कि 2SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO2 साथ में O2, ये रिएक्शन है। अब आप देखो इसमें क्या गिवन है,
भैया जी इसमें जो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका 1.12 लीटर है ना, और अगर नहीं दे रखा है कंडीशन तो हम तो एसटीपी मानते हैं कि मैं ये चेक कर लेता हूं कि O2 का इतना बनाने के लिए मुझे SO3 का कितना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा O2 जो है वो कहां से बना होगा, वो SO3 से ही बना होगा। तो O2 का जो है वो इतना बनाने के लिए मुझे SO3 का कितना चाहिए, इसके लिए जो है मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूंगा। 1.12 डिवाइड बाय 22.4, इसके मोल आ गए कितने 1/20। और भैया हमारे पास रिलेशन क्या कहता है, NSO3/2 इक्वल टू NO2/1। तो यहां से SO3 के मोल जो है वो निकल के आ गए, O2 के मोल बनाने 1/20 है ना, और ये आ जाएगा इंटू 2। तो भैया SO3 के मोल आ गए कितने 0.1। कि अगर मेरे पास सैंपल में प्योर SO3 या SO3 के जो एक्चुअल मोल जो है वो कितने 0.1 होंगे, तब जाके इससे 1.12 लीटर STP पर ऑक्सीजन का बन जाएगा। तो बस मैं इसका मास चेक कर लेता हूं। तो मास निकालने के लिए 0.1 इंटू कितना 80, और ये आ जाएगा इसका मास 8 ग्राम। कहने का मतलब जो भी सैंपल है ना हमारे पास, जितना भी है 150 ग्राम है ना, उसमें से केवल 8 ग्राम ही SO3 है। तो मैंने कहा ना इनडायरेक्टली आपको ये वाली वैल्यू दे दी। तो परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका, नीचे टोटल मास ऑफ सैंपल कितना है 150, इसमें से एक्चुअल मास कितना 8, और इनटू कर दो कितने से 100 से, ये कैंसिल हो गया, ये 2 और ये कितना 5, तो 16/5। कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली जो 3.2% अपना सैंपल क्या है प्योर है। ये लो जी, है ना। तो सैंपल में काम की चीज कितनी है, जितना भी सैंपल था 150 ग्राम, उसमें से 3.2% ही काम का है, बाकी सारा क्या है कचरा है। ठीक है, इस तरीके का सवाल भी जो है पूछा जा सकता है, सिंपल सा काम है। तीसरा, और इसमें जो वो एक और क्वेश्चन जो है वो बनता है कि भैया एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जिसमें आपको मास ऑफ सैंपल पूछ ले। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि ए सैंपल ऑफ CaCO3 इज 5% प्योर, ठीक है, एंड it gives 1.1 gram of CO2 on heating, ठीक है, then calculate the mass of sample। तीसरा जो है वो क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है जिसमें आपको जो एक तरीके से सैंपल का क्या पूछ लिया भैया, मास पूछ लिया। जैसे इसमें मास पूछा है, तो वही काम है कि यार परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तो हमारे पास एक ही तरीका है, और वो क्या है, नीचे तो क्या आएगा, नीचे तो आएगा टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल। ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आएगा हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इनटू क्या कर दो 100, है ना। अब वही बात है कि 3 में से 2 चीजें आपको देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और तीसरी चीज आपको पूछेगा। जैसे इसमें जो क्या पूछा गया, टोटल मास ऑफ सैंपल जो आपसे पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं भैया। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बना भी, CaO बना, और साथ में CO2 बना। अब क्या चीज गिवन है, वही बात कि यार हमें CaCO3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास CaO से हमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि CO2 का 1.1 ग्राम जो है वो हमें दे रखा है। मोल निकाल लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ जाएगा कितना 1/40। CO2 का मोल आ गया, तो यहाँ पर NCaCO3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू NCO2 डिवाइड बाई 1। तो मुझे बताओ CaCO3 का मोल कितना आएगा सैंपल में 1/40, कि भाई इसका मोल इतना होना चाहिए सैंपल में, 1/40 मोल होने चाहिए किसके, CaCO3 के, क्योंकि इसके 1/40 होंगे तो इसके 1/40 बनेंगे, तब जाके 1.1 ग्राम CO2 का बनेगा, है ना। तो मेरे पास एक्चुअल जो भी सैंपल है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट जो है मोल में निकल के आ गया। आप चाहो इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो भैया मास में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 बाई कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 10/4। ये लो जी, इतना ग्राम जो है यानी 2.5 ग्राम एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट है, कि भाई एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट 2.5 ग्राम है। तो बस खत्म बात। परसेंटेज प्योरिटी तो कितना है 5 इक्वल टू, ये आ गया भैया अपने पास एक्चुअल मास कितना 10/4 इंटू जो यहां पर कितना कर दो भैया, मास ऑफ सैंपल, है ना, टोटल मास ऑफ सैंपल, ये कर दिया, और इंटू जो यहां पर क्या कर दिया 100 कर दिया। जो भी कैंसिल होता है इसको कैंसिल करो, ये 20, तो भैया टोटल मास ऑफ सैंपल, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया
कितना 50 ग्राम की वो सैंपल जो है उसका मास कितना 50 ग्राम है, और 50 ग्राम का 5%, 50 का 5% निकाल के देख लो कितना आता है 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम ही काम की चीज है, और उसी से इतना जो 1.1 ग्राम CO2 है ये आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके के सवाल जो है वो यहां से पूछे जा सकते हैं। किससे? परसेंटेज प्योरिटी से। और इस पर जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर वगैरह ये सारी चीजें उठा के देख लो, उनमें आपको परसेंटेज प्योरिटी के सवाल बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं यहां पर लेता हूं, देखो जरा कि एक क्वेश्चन जो है वो जेई के बच्चों को अक्सर पूछा जाता है। सीधा सा काम है, जैसे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 60% प्योर यूरिया। ठीक है, अब ये आपको एक जो वो सवाल दे रखा है कि आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रखा है, और वो भी किसमें पूछ रखा है भैया, 60% प्योर यूरिया में आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया क्या होता है। यूरिया होता है भैया NH2CO NH2। ठीक है, ये हमारे पास यूरिया है। आप मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लो, मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है यूरिया का, 60 आता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 60 आता है। तो अब आप ये देख लो कि यार जो हमारे पास अगर 100% प्योर यूरिया है तो इसमें नाइट्रोजन का मास परसेंटेज कितना है। तो अभी आप देखो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और परसेंटेज कंपोजिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उससे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। तब मैंने आपको मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसके बारे में बताया था, कैसे निकालते हैं टोटल मोलर मास। इसमें से नाइट्रोजन का मास कितना आ गया 14 × 2, यही करेंगे, इनटू क्या कर दो भैया 100 कर दूं, तो इसको सॉल्व करो, ये आएगा 46.66%। ये हमारे पास जो हो क्या है, नाइट्रोजन का मास आ गया। ठीक है, सैंपल में नाइट्रोजन इतना है। तो मैं यूं बोलूंगा कि भैया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 100% प्योर सैंपल, प्योर यूरिया, ये तो कितना होगा 46.66। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आप यूनिटी मेथड से कर लो अब इसको आगे, है ना, नाइट्रोजन इन 1% प्योर यूरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 46.66 डिवाइड बाय कितना, नीचे 100। तो अब आपको कितने परसेंट में पूछा, 60% में पूछा, तो 60 के लिए निकाल लो। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 60% प्योर यूरिया, ये हमारे पास हो जाएगा 46.66 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या कर दिया 60 कर दिया, खत्म, ये कैंसिल हुआ। तो ये आ गया 4.66 इंटू कितना 6, 36 3 9 3, ये लो जी, इतना परसेंट आ जाएगा, कितना आएगा 27.96%। क्लियर है बात। तो इस तरीके का सवाल भी कई बार परसेंटेज प्योरिटी से पूछ लेता है। बाकी तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो हो आपको और आइडिया मिलेगा कि भैया और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो अपना अगला जो कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है भाई परसेंटेज यील्ड का। ठीक है ना, हाँ भाई, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना ये है भैया अपने पास परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ये आप यूं कहो कि भाई अभी जो हमने पढ़ा ना परसेंटेज वाला तरीका कुछ वैसा वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। परसेंटेज यील्ड, पहले तो आप यील्ड का मतलब समझो, है ना। तो यील्ड क्या होता है इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। यील्ड का मतलब होता है गेन एक तरीके से, या फाइनल रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हो आउटपुट। ठीक है, कि जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि यील्ड क्या है। जैसे मान लो तुम्हारा टेस्ट हुआ, ठीक है, अब टेस्ट के बाद जो आप नंबर तो जोड़ते ही होंगे कि भाई टेस्ट में जो है वो टोटल 720 नंबर का तुम्हारा टेस्ट हुआ या 360 नंबर का टेस्ट हुआ, जो भी जेईई मेंस या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो आप टेस्ट दिया आपने, और टेस्ट देके जो है जैसे 720 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो टेस्ट देके यार आपने सोचा कि यार मेरे नंबर बन ही जाएंगे 600, मान लो 700 नंबर बन जाएंगे। टेस्ट दिया आपने और सोचा कि मान लो 700 नंबर बन जाएंगे, आपने की मिलाई, टेस्ट के बाद में जो आपके आंसर की आई और नंबर कितने बन गए 700, है ना। आपने सोचा ऐसा कि उस की के बेसिस पर आपके 700 नंबर बनेंगे। अब आपने ये सोचा कि मेरे 700 नंबर बनेंगे, ठीक है, तो ये आपके मार्क्स है, एक तरीके से एक्सपेक्टेड मार्क्स है, एक्सपेक्टेड।
कि यार स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है 700, कि इतना आपने सोचा, एक्सपेक्टेड है ये कि 4 क्वेश्चन जो है वो या आपके जो है वो 5 क्वेश्चन जितने भी हैं वो गलत हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल 700 नंबर आपके बने, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है। अब जब रिजल्ट आया, टेस्ट के बाद में रैंक आई, रिजल्ट आया, तो आपने देखा यार आपके नंबर तो जो है वो 350 ही बने, ये आपके जो एक्चुअल मार्क्स है। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आया? कि भाई हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। गड़बड़ क्या हुई हो? आपने हो सकता है OMR भरने में कोई मिस्टेक कर दी हो, या ये हो सकता है कि चेक करने वाले ने कुछ मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। तो नंबर जो है वो आए, सोचा कितना 700 और मिला कितना 350। कहने का मतलब कितना परसेंट मिला जितना सोचा था? तो 700 में से 350 आए, कितना परसेंट मिला? जितना आपने सोचा था यार उतना तो मिला नहीं, है ना। 700 में से 350 ही आए, तो जितना आपने सोचा उतना नहीं मिला, उसका केवल कितना मिला? 50% ही जो है वो एक तरीके से आपको मिला, कि जितना आपने सोचा उसका केवल 50% ही मिला। तो भैया आपकी यील्ड हो गई कितनी? 50%। ये ही परसेंटेज यील्ड है। तो यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्टेशन एक अलग चीज है, और रियल, मान लो 700 सोचा था और 700 ही पूरे बन गए आपके। 700 सोचा आपने और 700 पूरे बन गए, तो आपकी यील्ड हो गई 100%, कि जितना सोचा उतना बन गया 100%। लेकिन 700 में से कुछ कम रह गए, 350 बने, या 700 में से 650 बने, तो भैया वो जो है जितना परसेंट आपको मिला है एक्सपेक्टेड, देखो 2 चीजें आएगी, एक तो एक्सपेक्टेड आपका स्कोर है, एक रियल आपका स्कोर है। तो ये जो है ना कि भाई रियल बाई एक्सपेक्टेड का जो रेशियो है इनटू 100, यही आपको बताता है यील्ड को, यही आपके आउटपुट को बताता है, यही आपको आपके रिजल्ट के गेन को बताता है कि भाई आपने कितना एक्सपेक्ट किया था और आपको कितना मिला है। तो ये है भैया अपने पास, आप ये बोल सकते हो कि भैया यील्ड, परसेंटेज यील्ड। तो यहां किसी रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन थी, ये 2A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, ये कोई रिएक्शन थी। अब हमने ये सोचा कि देखो जरा कि स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि इसके 2 से इसका कितना बनेगा? 1 बनेगा। कि अगर मैं रिएक्शन 2 मोल से स्टार्ट करता हूं, A के 2 मोल से मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी, तो A के 2 मोल से रिएक्शन स्टार्ट करूंगा तो C का कितना मोल मिलेगा? 1 मोल मुझे C का मिलेगा। लेकिन मान लो कुछ गड़बड़ हो गई कि A का सैंपल मान लो इम्प्योर था, या जो रिएक्शन में कोई जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आपका सही नहीं था, तो कोई ना कोई गड़बड़ हो गई रिएक्शन में, और गड़बड़ हो गई तो इसके 2 मोल से मुझे इसका 1 नहीं मिला। कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो एन एक्सपेक्टेड है, ये तो आपने सोच रखा है कि यार बनना कितना चाहिए? 1 बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। कि आपने सोचा कि मैंने 2 मोल से रिएक्शन स्टार्ट करी है, बनना कितना चाहिए? 1 बनना चाहिए। लेकिन कुछ गड़बड़ के कारण 1 नहीं बना, मान लो 1 नहीं बना, 0.5 ही बना। तो 1 में से जो बना कितना? 0.5, की एक्चुअल, ये क्या है? एन एक्चुअल है, कि इतना आपको मिला, और इनटू कर दिया किससे? 100 से। तो भैया ये हमारे पास की रिएक्शन की यील्ड कितनी है? रिएक्शन की यील्ड है केवल कितनी है? 50% है। कि जितना आप सोच रहे हो ना उतना नहीं बनेगा, उसका केवल कितना बनेगा? 50% ही बनेगा। ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये यील्ड होती है। तो यहां 2 तरीके के मोल हो गए, एक तो हो गई भैया एन एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड मोल, और दूसरे हो गए एक्चुअल मोल। अब यार देखो एक्चुअल मोल होंगे ना, कि जैसे रिएक्शन हमने ये ली थी अभी, A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, कि भाई इसके 2 मोल लिए, है ना। अब 2 मोल से इसके बने कितने? एक्चुअली कितने बने? तो एक्चुअल जितने बने वो तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा, क्योंकि भैया वास्तव में एक्चुअल जो चीज होती है ना, कि इसके 2 से एक्चुअली इसका 1 बना है, एक इसके 0.5 बने, 0.2 बने, एक्चुअल में कितना बना है वो चीज एक्सपेरिमेंटल होती है। तो जो एक्चुअल चीज है ये जो है हमेशा क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल। तो इसको एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हो आप। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलती है, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो एक्सपेरिमेंटल चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगी, और जो थ्योरेटिकल चीज है कि यार इसके 2 से इसके कितने बनने चाहिए थे, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इसके 2 से, स्टोइकियोमेट्री कहती है इसके 2 से इसके कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। तो बात ऐसी है कि भैया यहां पर देखो क्वेश्चन से ये सारी चीजें समझ लेंगे। हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि परसेंटेज यील्ड अगर आपको निकालनी है या समझनी है, तो पहली बात तो 2 चीजें होगी। एक तो आपने जितना सोच रखा है कि यार इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो वो तो हो जाएगा एक्चुअल, सॉरी वो तो हो जाएगा क्या? एक तरीके से एक्सपेक्टेड, कि आपकी उम्मीद इतनी है कि इतने से इतना बनना चाहिए। और दूसरा है एक्चुअल, कि इतना ही बना। अब कितना बना वो आपको कहां मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो जरा कि अगर मेरे को परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो परसेंटेज यील्ड जो है वो निकालने का तरीका हमारे पास ये होगा, है ना, कि परसेंटेज यील्ड
ये निकालने का तरीका ये होगा, नीचे तो हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेड, कितनी उम्मीद कर रहे हो आप, ठीक है ना, कि भाई यहां पर तो आएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड मोल्स या मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि भाई एक्सपेक्टेड कितना है। आप मोल से करो तो मोल से कर लो, मास से भी आप कर सकते हो। और ऊपर आ जाएगा भैया एक्चुअल मोल्स या मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू 100। अगर ऊपर मोल है तो नीचे भी मोल ही होना चाहिए, अगर ऊपर मास है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, मास ही होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। जैसे इसको एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं भैया जी, बहुत ही आसान सा काम है, देखना, ठीक है। जैसे रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है। इफ 6 moles of NH3 gives 2 moles of hydrogen in above question या above reaction, then calculate the percentage yield ऑफ रिएक्शन, है ना। ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर जो है वो 2 से जो है वो कितने बने, 2 से मतलब आप ये दे रखा है कि 6 मोल अमोनिया से 2 मोल हाइड्रोजन के बनते हैं, तो आपको जो है वो क्या बताना, परसेंटेज यील्ड की, रिएक्शन की यील्ड कितनी परसेंट है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है। देखो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो रिएक्शन है हमारे पास ये 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू N2 + 3H2, ये हमारे पास रिएक्शन है। गिवन क्या है, गिवन ये है भैया, इसके इनिशियल में हमने कितने मोल ले रखे हैं, 6 मोल आपने इसके ले रखे हैं। अमोनिया के कितने मोल हमने लिए, 6 मोल हमने ले रखे हैं। अब 6 मोल अमोनिया से आपको ये पूछ रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो डेटा दे रखा है, तो आप देखो 6 मोल से बने कितने, 2 मोल हाइड्रोजन के बने। तो कहने का मतलब ये जो 2 मोल हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल है कि 6 से रिएक्शन में एक्चुअली आप जब एक्सपेरिमेंट करवाओगे तो कितने बने, 2 बने। मैं एक काम करता हूं, मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये निकाल लेता हूं कि इसके 6 से बनने कितने चाहिए थे, इसके 6 से इसके कितने बनने चाहिए थे, है ना। तो इसके लिए जो है वो हम अपना कंसेप्ट लगा देते हैं, NNH3 / 2 = NH2 / 3, ठीक है। मैं ये कंसेप्ट लगा देता हूं, तो यहां पर मैंने कंसेप्ट लगाया तो NNH3, है ना, तो NH3 के तो 6 रिएक्शन करवाने हैं, डिवाइड बाय 2 = NH2 डिवाइड बाय कितना, 3। तो हाइड्रोजन के कितने मोल, 9। ये कंडीशन है कि हाइड्रोजन के जो है 9 मोल बनने चाहिए थे, कि रिएक्शन जब होगी इसके 6 से इसके कितने बनने चाहिए थे, इतने बनने चाहिए थे। ये हमारी उम्मीद हो गई, एक्सपेक्टेड है ये, एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन N हाइड्रोजन बने कितने, 2 बने। ये क्या है, एक्चुअल है, ये एक्चुअल, ये एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल, ठीक है। हमने सोचा ऐसा कि यार 6 से कितने बनने चाहिए, 9 बनने चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करवाए तो जो पता चला 2 बना। और ये 2 कैसे बना, हमें कैसे पता चला, रिएक्शन क्वेश्चन ने बताया, क्योंकि एक्चुअल में तो एक्सपेरिमेंट करवाने हमें लैब में जाना पड़ेगा, और लैब जो वो हमारे पास, तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया होगा वो आप ये मान के चलो एक्चुअल डेटा दिया होगा, या फिर एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया होगा, है ना। तो ये तो है एक्सपेक्टेड, ठीक है, और ये हो गया एक्चुअल। तो भैया परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका, एक्सपेक्टेड 9 है, बना कितना, 2, और इनटू कर दिया कितने से, 100। तो ये आ गया भैया 200 बाय कितना, 9। अप्रोक्स जो है वो 21% के आसपास जो है वो ये एक तरीके से रिएक्शन की यील्ड हो गई, कि जितना सोचा उतना नहीं मिला, उसका 21% ही आपको क्या होगा, एक तरीके से मिलेगा, है ना। तो ये आपको करना है ना, सिंपल सा काम है। 21.1% के आसपास यील्ड हमारे पास आ जाएगी। और इस पर भी देखो जरा कि पिछले हमने जो इससे पहले परसेंटेज प्योरिटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक वैसे ही जो यहाँ पर भी 3 चीजें हैं, है ना। वहां 3 चीजें थी, तो यहाँ पर भी 3 चीजें, एक तो परसेंटेज यील्ड हो गया, एक एक्चुअल मास, और एक एक्सपेक्टेड मोल या एक्सपेक्टेड मास। तो 3 चीजें होगी, 3 में से कोई भी 2 चीजें आपके पास होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और तीसरी चीज जो है वो हो सकता है आपको पूछ ले। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको परसेंटेज यील्ड पूछा, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है एक्चुअल मोल, आपको एक्सपेक्टेड मोल भी जो है पूछ सकता है ना। सारी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी पर, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन ये है, एक रिएक्शन है आपको, है ना, या लैंग्वेज के फॉर्म में भी कई बार जो वो रिएक्शन लिख लेता है, जैसे कि भाई आयरन, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, when reaction, when magnetite reacts with CO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। जैसे मान लो मैं यहां तो आपको रिएक्शन दे देता हूं, है ना, लेकिन हो सकता है कि भाई पेपर में आपको रिएक्शन लिख के ना दे, क्योंकि तब तक तो जब पेपर दोगे तो आप तो सारा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, तो ये जनरल रिएक्शंस है, आपको आनी चाहिए। यहाँ रिएक्शन है Fe3O4, रिएक्शन हुई भैया CO के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया आयरन, और साथ में जो CO2 में ये कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, यहाँ 4 लगा देता हूँ, 4 4 8 हो गए, तो यहाँ 8 हो गए, कार्बन 4, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन जो दोनों तरफ बैलेंस हो गया, आयरन इधर 3 है, इधर 3 लगा देता हूँ, ये हो गई हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। फिर आपको ये बोला है कि इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन is 80%, then calculate the mass of Fe3O4 which can gives 4 kg of pure iron by the अबाउ रिएक्शन, ठीक है। अब भैया ये क्वेश्चन है, परसेंटेज यील्ड पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और परसेंटेज यील्ड पर भी परसेंटेज प्योरिटी की तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी के हैं, और एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली जो वो दे रखे हैं, तो आपको जो इन पर फोकस करना ही करना है। तो इस तरीके का जैसे एक सवाल है अपने पास, और इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। देखना क्या करेंगे, आप तो बस मेथड को फॉलो करते जाओ, कि जैसे रिएक्शन ये है Fe3O4, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा दी CO के साथ, यहां पर बना 3 आयरन और 4 क्या बना CO2, ठीक। अब आपको ये बोल रखा है कि देखो गिवन क्या है, सबसे पहले क्या चीज गिवन है, गिवन ये है कि इसका मुझे कितना बनाना है, इसका मुझे बनाना है कितना, 4 kg, क्या रिएक्शन में इसका 4 kg बनना चाहिए, यानी रिएक्शन में इसका 4 kg एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए, रिएक्शन में इसका 4 kg एक्चुअल में मिलना चाहिए, है ना। तो एक काम करता हूं, मेरे पास आयरन का 4 kg है, तो मैं या तो इसको मोल से कर लेता हूं, या क्योंकि परसेंटेज यील्ड का काम है तो ऊपर अगर मोल है तो नीचे भी मोल ही होना चाहिए, या ऊपर अगर मास है तो नीचे भी मास ही होना चाहिए। मैं काम करता हूं मोल से ही कर लेते हैं, है ना। तो एक काम करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4000 डिवाइड बाई आयरन का मोलर मास कितना या एटॉमिक मास कितना होता है, 56। तो भैया इसके इतने मोल बनने चाहिए, तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर एन एक्चुअल, है ना। कितने बनाने, इसके बनाने भैया 4000/56, मुझे इतने बनाने हैं, और कितने परसेंट यील्ड के साथ बनाने हैं, रिएक्शन की यील्ड है कितनी, 80%, 80% यील्ड के साथ बनाने हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं ये निकाल लेता हूं 80% यील्ड के साथ इसके मुझे 4000/56 मोल बनाने के लिए इसके एक्सपेक्टेड मोल कितने होने चाहिए। तो एन एक्सपेक्टेड की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। तो आपने कहा परसेंटेज यील्ड, ठीक है, 80% इज इक्वल टू एन एक्सपेक्टेड, एन एक्सपेक्टेड ऊपर क्या आएगा, एन एक्चुअल कितना आएगा 4000, और ये 56, और ये कितना आ गया जी 100। क्लियर है बात। तो यहां से जो वो हमारे पास एन एक्सपेक्टेड आ गया, एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो भैया देखो जरा एन एक्सपेक्टेड की वैल्यू आ गई, इसको हम लास्ट में कैंसिल करेंगे, कि जो कुछ भी है ना सबसे लास्ट में इसको हम कैंसिल कर देंगे। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें आप चाहो तो अभी कैंसिल कर सकते हो, जैसे इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये आ गया कितना 2, बाकी को पड़ा रहने दो ऐसा कैसा, 100 × 100, और ये आया कितना 56 × 2। आप जो हो लास्ट में कैंसिल करो, क्योंकि कई बार इस तरीके के फिगर्स बनते हैं जो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो लास्ट में कैंसिल करेंगे। इतने मोल जो हो इसके एक्सपेक्टेड हैं, है ना। ये तो थे एक्चुअल, और अब है एक्सपेक्टेड।
एक्सपेक्टेड कितने हैं भैया, ये आ गए इतने 10,000 डिवाइड बाय 56 इंटू कितना 2। ठीक है, अब मैं ये चेक कर देता हूं कि यार मुझे इसके इतने मोल एक्सपेक्ट है, और एक्सपेक्टेड मोल की कैलकुलेशन हम थ्योरेटिकली कर सकते हैं। मुझे जो है एक्सपेक्टेड इतने मोल बनाने हैं और इसके लिए Fe3O4 के कितने मोल जो है वो हमारे पास होने चाहिए। तो भैया एक काम करो, आप कंसेप्ट लगा दो, और कंसेप्ट ये कहता है NFe3O4 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 NFe डिवाइड बाय कितना 3। तो NFe3O4 ये भैया हमारे पास होने चाहिए कितने, ये आ गया 10,056, ये 2 इंटू 3। अब आप समझना बात को कि भाई आपको Fe3O4 का कितना लेना चाहिए ताकि जो है वो 80% यील्ड के साथ इसका जो है वो 4 kg आयरन हमें मिल जाए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो आप ये समझो कि यार कंडीशन ऐसी है, NFe3O4 के अगर आप इतने मोल लोगे ना, तो इतने मोल से यील्ड कितनी है 80% है। इतने मोल से इतना मैंने एक्सपेक्ट किया है कि इतने मोल से इसका इतना बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि यील्ड 80% है तो इतना नहीं बनेगा, बनेगा कितना, इतना, जितना उसने बोल रखा उतना बन जाएगा, है ना। सारी चीजें क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है ना, कि यार इतना लेना चाहिए था, अगर मैं इसका इतना लेता हूं, अगर मैं इसके जो इतने मोल लेता हूं तो मेरे पास आयरन के इतने मोल बनने चाहिए, लेकिन यील्ड कितनी है 80%, इसलिए आयरन के मोल जो हो केवल इतने बनेंगे, यानी 4 kg आयरन बन जाएगा। कहने का मतलब अगर आप Fe3O4 के टोटल जो है वो इतने मोल लोगे तो आयरन का 80% यील्ड के साथ कितना मोल बनेगा, कितना केजी बनेगा, 4 kg जो है वो बनेगा। खत्म बात। तो अब आपको क्या पूछा है, इसी का मास पूछा है, केजी में पूछा होगा, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ Fe3O4। तो भैया आपको इसका मास पूछा है, तो मास के लिए जो आप इसको क्या कर दोगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा, है ना। तो भैया इसका मास मैं निकाल लेता हूं, तो मास के लिए जो है वो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो इसको चलो आगे ले जाते हैं, या इसको मैं यूं कर देता हूं ना थोड़ा सा, हाँ जी। तो कंडीशन ऐसी है कि भाई यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, इसका मास। तो मास के लिए जो है मैं इसको मोलर मास से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 56 इंटू 2 इंटू 3, और इसका मोलर मास जो है वो कितना आता है 232 आता है। ठीक है, तो 232 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और भैया इसको जो है वो आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास अप्रोक्स निकल के आ जाएगा 6.9 kg। केजी में कन्वर्ट करोगे ना तो 1000 से इसको और हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया केजी में, है ना। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वही बात है कि भैया कंसेप्ट में यहाँ पर 3 चीजें टोटल, परसेंटेज यील्ड, फिर एक एक्चुअल मोल या एक्चुअल मास, एक एक्सपेक्टेड मोल या एक्सपेक्टेड मास। ठीक है, तो ये है परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है भैया, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इसमें जो इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सारा कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा, है ना। फिर देखो इसी को हम थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। और स्टोइकियोमेट्री में ही एक और हम कंसेप्ट यहाँ पर काम में लेते हैं, और कंसेप्ट है भैया जी सिक्वेंशियल रिएक्शन का। देखिएगा सिक्वेंशियल रिएक्शन। हाँ तो भाई देखो जरा कि सिक्वेंशियल रिएक्शन जो है वो क्या होती है। जैसे नाम से पता चल रहा है सिक्वेंशियल रिएक्शन, कहने का मतलब ऐसी रिएक्शंस जो कि एक सीक्वेंस में होती है, कंप्लीटली क्या होगी, सीक्वेंस में होगी, है ना, कि इसके बाद ये, पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन है, मान लो A इज कन्वर्टिंग इनटू B, फिर B जो है वो C में कन्वर्ट हो गया, फिर C जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, D में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन का एक सेट है, और ये तीनों की तीनों रिएक्शन एक सीक्वेंस में हो रही है। अगर पहली रिएक्शन नहीं होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी, मान लो पहली हो गई, दूसरी नहीं हो रही है तो तीसरी नहीं होगी, है ना। और इन कंडीशन में आपको क्या करना है, करना ये है, या फिर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आपको किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मान लो एक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, और एक के बारे में इंफॉर्मेशन देके डी के बारे में आपको पूछ लिया, या तो ये करे, या उल्टा भी हो सकता है कि आपको डी के बारे में इंफॉर्मेशन देके किसके बारे में पूछ ले, ए के बारे में पूछ ले। ये हमारे पास कंडीशन होगी सिक्वेंशियल रिएक्शन में, कि भैया या तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन देके डी के बारे में पूछेगा, या डी के बारे में इंफॉर्मेशन देके किसके बारे में पूछेगा, ए के बारे में आपको पूछेगा। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां तक आना है, या यहां से यहां तक आना है। और ये काम आप कैसे करोगे, ये काम करोगे भैया इन 2 रिएक्शंस में जो चीज कॉमन है ना, उसके थ्रू आप ये काम करोगे। कैसे, कि भैया आप सबसे पहले ये मानोगे कि जैसे पहली और दूसरी रिएक्शन में कॉमन कौन है, कॉमन है भैया जी बी।
तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि इस पहली रिएक्शन में जितना भी बी आया है वो सारा का सारा बी कहां से, या इस दूसरी रिएक्शन में जितना भी बी आया है वो सारा का सारा बी कहां से आया है, वो पहली रिएक्शन से आया। सारा का सारा बी इस रिएक्शन में जितना भी बी काम में आया है वो सारा का सारा कहां से आया, पहली रिएक्शन में। कहने का मतलब इस कंडीशन में, इन केस ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन, एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा ना वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा, है ना। तो और जैसे फिर इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है भैया जी सी। तो हम ये मान के चलेंगे इस रिएक्शन में जितना भी सी बनेगा वो सारा का सारा सी कहां काम में आएगा, इस लास्ट रिएक्शन में काम में आएगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीडी बाय सीडी जो उतरना है कि भाई आपको अगर ए से डी पर पहुंचना है तो हम पहले ए से बी पर जाएंगे, फिर यहां जितना भी बी बना उसको सारे को हमने यहां काम में ले लिया, फिर हम बी से सी पर जाएंगे, यहां जितना भी सी बना उसको सारे को हमने यहां काम में ले लिया, फिर हम सी से कहां पर जाएंगे, डी पर जाएंगे। ये हमारे पास कंडीशन है। किसकी कंडीशन है भैया जी, सीक्वेंशियल रिएक्शन की कंडीशन है। तो ध्यान ये रखना है कि यहां इस कंडीशन में एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हमें दूसरी रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट काम में लेना है। तो मैं ये बोलूंगा कि इन दिस केस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन वन रिएक्शन will be used as reactants in other reaction। ठीक है, कि एक रिएक्शन में बना प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन में किसकी तरह काम करेगा भैया जी, रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का हमारे पास कंसेप्ट है। अब आपको क्या करना है, देखो जी बहुत ही आसान सा काम है, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। कि जैसे एक रिएक्शन दे दी 2A इज कन्वर्टिंग इनटू 3B, है ना। फिर जो है आपको ये दे दिया भैया जी 2B प्लस C इज कन्वर्टिंग इनटू 3D, और फिर आपको दे दिया 2D इज कन्वर्टिंग इनटू, और यहां पर दे दिया E, है ना। आपको ये बोल दिया कि इफ अबाउ रिएक्शन सीक्वेंस starts with 10 moles of A, then calculate the number of moles of E formed in the reaction sequence। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है कि भैया ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो 3 रिएक्शन सीक्वेंस आपको दी गई है। जैसे रिएक्शन है 2A इज कन्वर्टिंग इनटू 3B, फिर एक रिएक्शन है 2B प्लस C इज कन्वर्टिंग इनटू, ये आ गया 3D, फिर एक रिएक्शन है भैया जी 2D इज कन्वर्टिंग इनटू कितना, E, है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर बहुत ही सिंपल सा काम है कि भाई एक रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले जो है ना मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर जो है आपको करना क्या है कि भाई जैसे पहली और दूसरी रिएक्शन में कॉमन कौन है, कॉमन है भैया जी B। तो आप A से पहले कहां पर पहुंच जाओ, B पर पहुंच जाओ। फिर भैया यहां जितना भी B बनेगा सारा का सारा हम सेकंड रिएक्शन में काम में ले लेंगे। और भैया ये जो B है, अब इसमें और इसमें कॉमन कौन है, D। तो इस B से आप जो कहां पर पहुंच जाओ, D पर पहुंच जाओ। और फिर यहां जितना भी D बना है वो सारा हम यहां काम में ले लेंगे। तो D से जो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, E पर पहुंच जाएंगे। अब देखो जी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हम करेंगे यहीं से कि भैया गिवन क्या है। सबसे पहले आपको गिवन ये है, इसके मोल है कितने, 10, है ना। इसके 10 मोल है। तो हम जो है वो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं इसके 10 से B का कितना बनेगा। और कंसेप्ट वही क्या, Na/2 इक्वल टू NB बाई कितना 3, हो गया काम, है ना। तो भैया जी देखो इसके A के कितने मोल रिएक्शन करवाने हैं, 10 मोल रिएक्शन करवाने हैं। तो 10 मोल यहां पर रखता हूं, तो आप देखो 10 रखोगे तो ये कैंसिल होके NB की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। कहने का मतलब पहली वाली रिएक्शन में इसके कितने मोल बनेंगे, 15 मोल बनेंगे। और ये 15 मोल जो है मैं एज इट इज जो कहां काम में ले लेता हूं, सेकंड रिएक्शन में काम में ले लेता हूं। तो 15 मोल B के बन गए अब हमारे पास। अब इस 15 मोल से मैं चेक कर लेता हूं D के कितने बनने चाहिए। तो अच्छा C से कोई मतलब नहीं है, हमें C छेड़ना ही नहीं है, पड़ा रहने दो, है ना। तो कंडीशन ऐसी NB/2 इक्वल टू ND बाई कितना 3, इसके 15 थे
तो भैया एन डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, 15 रखूंगा तो 15 × 45, 45/2। ये लो जी, डी के मोल बने कितने, 45/2। इतने मोल डी के बनने चाहिए। और ये डी के मोल हम जो हो तीसरी वाली रिएक्शन में काम में ले लेते हैं। तो अब हमारे पास इसके मोल है 45/2 मोल, और इससे मुझे बताना है ई के कितने मोल बनेंगे। तो अगेन रिलेशन क्या कहता है, ND/2 = NE कितना 1। तो यहां से NE की वैल्यू आ जाएगी भैया, ये रखो तो 45/4, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये लो जी, यही कंडीशन है कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो आपको चलना है। ए से बी में गए, फिर बी से जो हो डी में गए, फिर डी से जो हो कहां आ गए, हम ई में आ गए। ये है सीक्वेंशियल रिएक्शन, आसान सा काम है। उल्टा भी हो सकता आपको ई के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे कि ई के मान लो मुझे 5 मोल बनाने हैं, और ई के 5 मोल बनाने के लिए मुझे एक के कितने मोल इनिशियली लेने पड़ेंगे। इस तरीके का सवाल भी आ सकता है। जैसे मैं इसी पर जो आपको एक क्वेश्चन और देता हूं कि क्वेश्चन ऐसा है कि भैया एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है, जैसे 2x + y इज कन्वर्टिंग इनटू 3z, फिर आपको जो है वो 3z + m है ना, फिर एक 2m इज कन्वर्टिंग इनटू n प्लस कुछ समथिंग a है ना, फिर एक और रिएक्शन दे रखी है 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 4g है ना। और अब आपको जो है ना ये दे दिया कि भाई इन अबाउ रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of X which should be used, ठीक है, which should be used to form 20 moles of G, ठीक है। तो भैया जी आपको X के कितने मोल लेने चाहिए ताकि G के कितने मोल बन जाए, 20 मोल G के बन जाए। तो सीधा सा काम है, वही सिक्वेंशियल रिएक्शन है। 2x + y, आपको y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3z + m, दूसरी रिएक्शन है भैया जी 2m, दूसरी रिएक्शन है 2m इज कन्वर्टिंग इनटू n + a, और तीसरी रिएक्शन है 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 4g। ये हमारे पास रिएक्शन है। आपको देखो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको रखो, बाकी को सबको इग्नोर कर दो, है ना। और वही हमारा कंसेप्ट, वही तरीका कि हम जो हो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है उसको देखो कि भाई जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके जो है मुझे मोल बनाने, कितने मोल बनाने, 20 मोल इसके बनाने हैं। तो मुझे बताओ जी कहां से बनेगा, जी बनेगा किससे, ए से। तो भैया जी से जो हो सबसे पहले हम कहां पर आएंगे, ए पर आएंगे। और भैया इस रिएक्शन में जितना भी ए आया होगा वो सारा कहां से आया होगा, वो यहां से आया होगा। तो भैया ये जितना भी ए यहां पर जो है वो काम में आएगा वो सारा यहां से आया होगा, और ए से जो है हम किस पर आ जाएंगे, एम पर। इस रिएक्शन में जितना भी एम आया वो सारा यहां से आया होगा, और इस एम से जो है वो हम किस पर आ जाएंगे, एक्स पर आ जाएंगे। बाकी सारी चीजें जैसे वाई हो गया, जेड हो गया और एन, इन सबको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं इस रिएक्शन में ए का कितना चाहिए। तो रिलेशन क्या कहता है, Na/2 = Ng/ कितना 4। क्लियर है बात। तो जी के कितने, जी के 20 बनाने, 20 रख दो यहां। तो यहां पर 20 रखोगे तो भैया Na की वैल्यू आ गई कितनी, 10। ये लो जी, इसके 10 मोल से, इसके 10 से इसके कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे, खत्म बात। और ये 10 मोल कहां से आए होंगे, ये 10 मोल जो हो Na यहां से आए होंगे। ये लो जी, और इसमें जो हो 10 मोल बनाने के लिए मैं चेक कर लेता हूं अब इसकी कितने मोल मुझे चाहिए। तो Nm/2 Na/ कितना 1, और इसके 10 मोल मुझे बनाने हैं। 10 मोल बनाने के लिए Nm की वैल्यू जो कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 20। ये लो जी, कि अगर यहां पर M के 20 मोल होंगे तो इसके 10 मोल होंगे, इसके 10 मोल होंगे, वो 10 मैंने यहां काम में लिए, तब जाके G के कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। चलो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि ये 20 के 20 कहां से आए, यहां से आए। तो Nm 20। अब इसके 20 बनाने के लिए मुझे इसके कितने चाहिए, मैं वो चेक कर लेता हूं। तो रिलेशन अगेन क्या कहता है, Nx/2 Nm/1। मुझे इसके 20 मोल बनाने, तो Nx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये ही हमारा क्या है, आंसर है कि इनिशियली आपको x के 40 मोल लेने, y को इग्नोर करो, x के 40 मोल लेने,
है ना, और x के 40 से m के 20 बनेंगे, फिर ये 20 मैंने यहाँ काम में ले लिए, फिर इसके 20 से इसके 10 बनेंगे, फिर ये 10 मैंने यहाँ काम में ले लिए, इसके 10 से इसके अगेन कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। तो ये है हमारे पास कंसेप्ट कैसा, सिक्वेंशियल रिएक्शन का। क्लियर है बात। कई बार जो यहाँ पर सिक्वेंशियल रिएक्शन में ही एक और केस जो है वो इंस्टॉल कर देता है बीच में, जो जैसे मान लो परसेंटेज यील्ड भी जो है वो यहाँ पर साथ में जोड़ दी, है ना, या फिर कई बार ये सिक्वेंशियल रिएक्शन का कंसेप्ट ही आपको लैंग्वेज के फॉर्म में, एक रिएक्शन के फॉर्म में जो है वो लिख के दे देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे यूडियोमेट्री का या हाइड्रोकार्बन के कम्बशन का, और ये स्टोइकियोमेट्री वाला टॉपिक बाइंड अप करते हुए हम धीरे धीरे कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो हो आपको समझ में आई होगी, है ना। और भैया जी अगर आपको क्लास समझ में आ रही है और आप जो हो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो है वो अगर आपको ये चैनल किसी भी तरह से यूज़फुल लगता है तो आप इस चैनल को शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो इस साल अगले साल के लिए नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।